हेलो एवरीवन। हम लेसन कर रहे हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय। इसमें हम सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में, उसकी रचना, वेतन, भत्ते, योग्यताएं, ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। फिर हम न्यायिक पुनर्निरीक्षण के बारे में, उसके पक्ष में तर्क और उसके विपक्ष में तर्क पढ़ चुके हैं। आज जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे हम न्यायिक क्रियाशीलता या फिर न्यायिक सक्रियता। इसका क्या मीनिंग है, तो वो चीज़ हम आज करेंगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें देश के संविधान द्वारा सरकार के तीनों अंग मैंने आपको बताया था। विधान पालिका होता है, कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। न्यायपालिका जो कि हम इस लेसन में रीड कर रहे हैं। तो इन सब का क्षेत्र निर्धारित कर रखा है। सरकार के इन अंगों या संस्थाओं से ये उम्मीद की जाती है कि ये अपनी सीमा रेखा का पालन करते हुए अपने अपने उत्तरदायित्व का बखूबी निर्वहन करें तथा एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करें। परंतु हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 वर्षों के बाद इतिहास पर यदि हम दृष्टि करें तो ये स्पष्ट होता है कि 20वीं शताब्दी के विशेष रूप से अंतिम वर्षों में सरकार के दो अंगों विधान पालिका और कार्यपालिका की तुलना में न्यायपालिका कुछ ज़्यादा ही सक्रिय नजर आती है। देखो, ये बात मैंने आपको बार बार बताई है कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधान पालिका कानूनों का निर्माण करती है, यानी कि हमारे लिए वो कानून बनाती है। कार्यपालिका ये देखती है, मतलब कानून को लागू करवाना, आदेश देना, वो कार्यपालिका का कार्य है। न्यायपालिका का कार्य होता है कि जो इन दोनों ने कानून बनाया है या फिर कानून को लागू करवाने का काम किया है, तो क्या उसको फॉलो भी किया जा रहा है या नहीं, तो न्यायपालिका का। और जब इन तीनों अंगों को अलग अलग शक्ति दे दी गई है, तो इनसे उम्मीद की जाती है कि अपने अपने दायरे में रहकर ही अपना कार्य करें, एक दूसरे के दायरे में कोई हस्तक्षेप न करें। बट क्या है हमारे यहाँ कि इन दोनों अंगों की अपेक्षा न्यायपालिका हमें अधिक सक्रिय नज़र आती है, कि न्यायपालिका इन दोनों के ऊपर अपना थोड़ा सा नियंत्रण रखती है। इनके द्वारा जो कानून बनाए गए उनमें यह हस्तक्षेप करती है। उसने कुछ ऐसे फैसले, निर्णय उठाए हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगने लगा है कि न्यायपालिका के देश को शासन चलाने का कार्य खुद ही करने लगी है। इसलिए कुछ विद्वानों ने न्यायपालिका की इस गतिशीलता को सही माना है, तो कुछ ने इसकी आलोचना भी की है, यानी कि न्यायपालिका ही अब सारा कार्य करने लगी है। तो थोड़े से शब्दों में अगर हम इसका अर्थ समझें तो न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ होगा कि जब न्यायपालिका अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर विधान पालिका और कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगती है, तो न्यायपालिका की ऐसी कार्रवाई न्यायिक सक्रियता कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका जब वे सब कार्य करने लगें जो विधान पालिका और कार्यपालिका के दायरे में आते हैं, तो न्यायिक सक्रियता का नाम दिया जाता है। तो कहने का अर्थ यही है कि जब न्यायपालिका विधान पालिका और कार्यपालिका इन दोनों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करे, जो ये कार्य कर रहे हैं उन पर रोक लगाए और स्वयं सारा कार्य खुद ही करने लगे, तो उसको हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। अब इस न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता क्यों है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे कि हमें न्यायिक सक्रियता क्यों चाहिए।
तो न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता केवल तब ही होती है जब सरकार के अन्य अंग अक्रियाशील होते हैं, यानी कि वो अंग इतने क्रियाशील नहीं हैं, तो हमें न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता होती है कि अन्य जो अंग हैं वो ठीक ढंग से अपना काम नहीं कर रहे। यदि विधान पालिका एवं कार्यपालिका अपने अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनी रहती तो न्यायिक क्रियाशीलता की स्थिति का जन्म नहीं हो पाता। तो इनके कहने का अर्थ ये है कि विधान पालिका और कार्यपालिका सक्रिय नहीं है, क्योंकि वो सक्रिय नहीं है तभी जाकर न्यायिक सक्रियता हुई है। किस वजह से है? संक्षेप में हम कह सकते हैं कि न्यायिक क्रियाशीलता का जन्म सरकार के अन्य अंगों और संस्थाओं की अक्रियाशीलता के गर्भ से हुआ है। तो न्यायिक क्रियाशीलता के साधन के कुछ एक ऐसे साधन हैं जिसकी वजह से न्यायिक क्रियाशीलता प्रभावित हुई है। तो फर्स्ट है न्यायिक पुनर्निरीक्षण। न्यायिक पुनर्निरीक्षण में क्या है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, जिसके द्वारा प्रत्येक ऐसे कानून या उद्देश्य को जो संविधान को दरकिनार करके बनाया गया या पारित किया जाए, तो न्यायपालिका इस शक्ति द्वारा उसे अवैध घोषित कर सकती है। अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायपालिका कई बार ऐसे बंधनकारी निर्देश भी जारी करती है जो सरकार के अन्य अंगों के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायिक पुनरीक्षण में ये है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को लगे कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के विरुद्ध बनाया गया है, तो वो उस कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। इसे ही न्यायिक पुनरीक्षण कहते हैं। सेकंड पॉइंट है न्याय संगत मुकदमे। कि अनेक बार न्यायालयों के सामने ऐसे मुकदमे आ जाते हैं जिसका फैसला करने के लिए संविधान या कानून की किताब में कोई कानून मौजूद होता ही नहीं। यानी कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद दे रखे हैं, लेकिन वहाँ कुछ एक फैसले ऐसे आ जाते हैं कि कुछ मुकदमे ऐसे आ जाते हैं कि उनका फैसला करना काफ़ी कठिन हो जाता है और उनके लिए कोई कानून हमें नज़र ही नहीं आता संविधान में लिखा हुआ कि हम क्या कानून इसके अकॉर्डिंग करें। तब न्यायाधीश अपने विवेक, न्याय भावना और अपने न्यायिक अनुभव के आधार पर अपना निर्णय देता है। यह निर्णय भविष्य के लिए एक प्रकार का न्यायिक प्रमाण बन जाता है। ऐसे निर्णय या कानून देश की अदालतों के लिए बंधनकारी होते हैं। तो इससे भी क्या है, न्यायिक सक्रियता का प्रकटीकरण होता है कि न्यायपालिका ने स्वयं निर्णय लिया है, स्वयं एक कानून बनाया है, जबकि विधान पालिका और कार्यपालिका में ऐसा कुछ नहीं था। तो इससे पता लगता है कि न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। थर्ड पॉइंट है जनहित या सार्वजनिक हित से संबंधित मुकदमे। जनहित, जन मीन्स होता है लोग, हित मीन्स उनकी भलाई के लिए कार्य करना, यानी कि लोगों की भलाई के लिए कार्य करना। सार्वजनिक हित, सार्वजनिक यानी कि सभी के हित की बातें, तो उससे संबंधित मुकदमे यह न्यायिक क्रियाशीलता का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आमतौर पर केवल वही व्यक्ति अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है जिसका संबंध उस विवाद या मुकदमे से हो। कोई अन्य व्यक्ति जिसका संबंध उस विवाद से नहीं है तो वह मुकदमा दायर नहीं कर सकता। इसके कारण अनेक ऐसे व्यक्ति जिनके पास साधन व पैसा नहीं होता मुकदमा दायर नहीं कर पाते तथा न्याय से वंचित रह जाते हैं। जैसे किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ, दो व्यक्ति हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि वही व्यक्ति मुकदमा दर्ज करवाएगा जिसके साथ विवाद हुआ है, दूसरा कोई व्यक्ति मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता। पहले ऐसे होता था। तो इससे क्या होता था कि अनेक लोग न्याय से वंचित रह जाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा था ही नहीं कि वो मुकदमा दायर कर सकें। तो परिणाम स्वरूप एक दृष्टिकोण या अवधारणा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र से जुड़ी कि सार्वजनिक हित से जुड़े किसी भी विषय पर कोई भी ऐसा व्यक्ति, संस्था या सरकार अब मुकदमा दायर कर सकती है जिसका सीधा उस मुकदमों से कोई संबंध न हो। ऐसा जनहित याचिका से संभव हुआ है। एक जनहित याचिका बनाई गई है,
यानी कि लोगों के हित में याचिका, जो गरीब लोग हैं जो मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं तो उनको लिए ये, और इसकी जो स्वामित्व मतलब मानी जाती है जनहित याचिका की, वो पीएन भगवती को माना जाता है। ऐसे विषयों पर सुनवाई करते हुए न्यायालय कई बार ऐसे निर्णय देता है जो भविष्य में बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। आज भारत में जितने भी घोटाले, जैसे कि चारा घोटाला, यूरिया घोटाला, हवाला कांड, आदर्श सोसाइटी घोटाला, दूरसंचार घोटाला आदि सभी मामले न्यायपालिका के निर्देशों से ही उजागर हो पाए हैं। तो अतः सार्वजनिक हित से संबंधित मुकदमे न्यायिक क्रियाशीलता का महत्वपूर्ण अंग है। तो कुछ इस तरह के फैसले फिर इनको लेने पड़ते हैं न्यायपालिका को, जो कि इन दोनों अंगों से सर्वोच्च सिद्ध होते हैं, और जिससे पता चलता है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है उनसे, और उसकी सक्रियता की, न्यायपालिका की सक्रियता की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की व्याख्या संबंधी मुकदमे। संविधान की व्याख्या का अधिकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अनेकों व्याख्या संबंधी मुकदमे न्यायालय के सम्मुख आते रहते हैं। वह उन मुकदमों का निर्णय करते समय ऐसी अनेक नवीन धारणाएं, सिद्धांत, नियम या विधियां स्थापित करता है जो भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से सलाह लेगा जिन्हें वह उचित समझेगा, परंतु यह भी नहीं कहा गया है कि उनकी सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होगा। तो जो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और राष्ट्रपति जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसमें वो योग्यताएं हों। फिर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। तो 1993 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति के लिए कार्यपालिका की तुलना में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को प्रमुखता प्राप्त होगी। 28 अक्टूबर 1998 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय में यह भी निर्धारित कर दिया था कि मुख्य न्यायाधीश अकेले अपनी मर्जी से राष्ट्रपति को कोई सलाह नहीं देगा, बल्कि वह सलाह देने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से भी सलाह करेगा। जब 5 न्यायाधीशों की सर्वसम्मति से जो सलाह बनेगी वो राष्ट्रपति को दी जाएगी। तो इस तरह से है कि अकेला न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश है वो सलाह नहीं देता, बल्कि अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी बुलाए जाते हैं, और फिर जो सर्वसम्मति जिस सलाह के लिए होती है फिर बाद में राष्ट्रपति को वो सलाह दी जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने संबंधी मुकदमे, यानी कि मौलिक अधिकार जो हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इस तरह से हमें ये 6 अधिकार दिए गए हैं। यहाँ आपको अधिकारों के नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल ये दिया है, क्योंकि सभी जानते हैं अपने अपने मौलिक अधिकारों को। तो यहाँ मौलिक अधिकारों को लागू करवाने संबंधी मुकदमे हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का यदि कोई व्यक्ति, संस्था या सरकार हनन करने का प्रयास करती है तो न्यायपालिका उनको ऐसा करने से रोकती है और उसके रक्षक के तौर पर कार्य करती है। जैसे एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम बेगार यानी कि श्रम पर नहीं लगा सकते। तो एक कानूनी अपराध है। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मेरे किसी भी अधिकार का शोषण हो रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करवाने संबंधी मुकदमे भी सुनती है। 1993 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया है। उसके बाद ही इसे सरकारों द्वारा लागू किया गया है, यानी कि कानून बनाया गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए,
ताकि सब पढ़ सकें और उन बच्चों को काम पर न लगाया जाए, इसलिए सरकार ने ये कानून बनाया था सर्वोच्च न्यायालय ने। बाद में सरकार ने इन कानूनों को हर जगह लागू कर दिया गया। तो एक कानूनी अपराध है अगर कोई भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाता है, तो एक कानूनी अपराध है। तो इस तरह से हमें कुछ एक ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह से न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता हमें है। तो इन सब बातों को देखते हुए न्यायिक सक्रियता हमारे लिए अति आवश्यक हो जाती है, क्योंकि कोई भी टॉपिक है, कोई भी ऐसा कानून है, उसके कुछ न कुछ पक्ष में होते हैं लोग, कुछ उसके विपक्ष में होते हैं लोग। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है, कुछ इसके आलोचक हैं, कुछ इसके प्रशंसक हैं, क्योंकि कुछ का कहना है कि हाँ हम सहमत हैं, न्यायिक सक्रियता का होना अत्यंत आवश्यक है हमारे लिए, बट कुछ एक आलोचक ऐसे हैं जो कहते हैं कि न्यायिक सक्रियता का होना कोई आवश्यक नहीं है। तो अब हम इसका जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इसकी आलोचना किस प्रकार से कर रहे हैं, विपक्ष में तर्क किस प्रकार से दे रहे हैं कि न्यायिक सक्रियता होनी ही नहीं चाहिए। तो उन पॉइंटों को देखते हैं। फर्स्ट है विधान पालिका और कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप। संवैधानिक पक्ष से न्यायिक क्रियाशीलता विधान पालिका व कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है। तो इनका कहना है कि जब सरकार के 3 अंग हैं और तीनों अंगों को अपना अपना अधिकार क्षेत्र सौंप दिया गया है, तो न्यायपालिका का कोई अधिकार नहीं बनता कि वह उनके कार्यों में हस्तक्षेप करे। तो फर्स्ट आलोचना में ये कहा गया है। सेकंड है कि न्यायपालिका नहीं बल्कि कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि न्यायाधीश या न्यायपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, जबकि कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके सदस्य जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति मतलब ये लोकसभा के सदस्य वगैरह ये इसमें शामिल होते हैं, तो उसके सदस्य जनता द्वारा ही सीधे चुने जाते हैं। सरकार का संचालन करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है। लोग कार्यपालिका के उन लोगों को अपना समर्थन नहीं देते जो क्रियाशील न हो। उन मंत्रियों के लिए पुनः चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है जो लोगों की आशाओं के अनुरूप काम नहीं करते। अतः जब लोगों के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है, तो फिर न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यपालिका को निर्देश नहीं देने चाहिए। तो इनके कहने का अर्थ ये है कि जब कार्यपालिका को लोगों को जवाब देना पड़ता है, वह उनके प्रति उत्तरदायी होती है कि अगर वो काम पूरा नहीं करेगी तो लोगों के प्रति जवाबदेही उसकी ही होगी, तो फिर न्यायपालिका उसके कार्य में हस्तक्षेप क्यों करती है। तो ये पॉइंट इसमें है आलोचकों का। थर्ड पॉइंट है न्यायिक निरंकुशता स्थापित होने की संभावना। कि कुछ विद्वानों ने न्यायपालिका की इसलिए भी आलोचना की है कि वह विधान पालिका और कार्यपालिका के दायरे में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है तथा उनके द्वारा बनाए गए कानूनों व आदेशों को निरस्त तक कर देती है, जबकि यह खुद किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो इसलिए भी इससे न्यायिक निरंकुशता स्थापित होने की संभावना भी बनी रहती है। शक्तियों के विभाजन के संतुलन को भंग करती है कि हालांकि इन तीनों में बराबर शक्तियों का बंटवारा किया गया है, बट यह इनमें हस्तक्षेप करती है, तो जो कि उचित नहीं है। इस वजह से भी इसकी आलोचना की गई है। न्यायालयों के दैनिक कार्यों पर बुरा प्रभाव। तो न्यायिक क्रियाशीलता जब से बढ़ी है, तब से न्यायालयों की दैनिक कार्रवाई पर इसका बुरा असर पड़ा है, क्योंकि न्यायपालिका को अपने कार्य के अतिरिक्त दूसरे अंगों के कार्य भी करने पड़ रहे हैं, जिससे न्यायालय का न्यायिक कार्य पूरी तरह प्रभावित हुआ है। तो इस तरह से इन्होंने कहा है कि न्यायपालिका को केवल अपने कार्यों तक ही सीमित रहना चाहिए। जितना दायरा उसको दिया गया है उस क्षेत्र तक ही वो सीमित रहे। विधान पालिका और कार्यपालिका में कोई हस्तक्षेप न करे, क्योंकि सबको बराबर शक्तियाँ दी गई हैं, बराबर के अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं।
तो किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। तो इस प्रकार से आलोचकों ने इसकी निंदा की है। तो यही है, जब भी कोई पॉइंट निकल कर आता है उसके पक्ष और विपक्ष में हमेशा तर्क होते हैं, तो आप इनको अच्छे से लर्न करें और समझें। ओके।